नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मैं हूं आपके साथ पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो संभल में हुए पथराव और फायरिंग के बाद से सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल की घटना पर सरकार को दोषी ठहराया। वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत ये बवाल किया ताकि कोई उपचुनाव में हुई धांधली पर बात न कर पाए। वहीं बीजेपी ने करारा प्रहार कर कहा है कि दंगा करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और कानून के हिसाब से कार्रवाई की होगी। संभल में बवाल के बाद यूपी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। संभल में तो फिर भी शांति बहाल है, लेकिन दिल्ली तक सियासी बयानबाजी से पारा हाई है। संभल बवाल पर राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा की जा रही। ऐसा करना देश के हित में नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी संभल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। संभल में हुए बवाल के बाद से पुलिस एक्शन में है। अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी सांसद और विधायक पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बवाल से हुई मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पर और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, संभल में फायरिंग नहीं मर्डर हुआ। हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? संभल के लोगों पर जुल्म हुआ है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है। मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम तय कर लिया गया और वो नाम है देवेंद्र फडणवीस। सीएम के नाम का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर
मुहर लग चुकी है और कभी भी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि शिंदे कैंप भी सीएम पद पर दावा कर रहा है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसका जवाब मिल गया। महाराष्ट्र के सीएम के नाम को तय कर लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं। हालांकि अब तक फडणवीस के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद एक तरफ शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के खेमे से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी आलाकमान ने फडणवीस के नाम को हरी झंडी दे दी है। फडणवीस के समर्थकों से लेकर उनकी मां तक को भरोसा है कि उनका ही बेटा सीएम बनेगा। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। 6वें बार इतना अच्छा वो फिर से इतना उन्होंने यश मिला है, तो उसमें वो सब गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक मेरी आंखों से, लोगों की आंखों से नहीं देख रही मैं, मेरी आंखों से। माँ तो अपनी आंखों से देखती है। शिंदे कैंप भी पूरा जोर लगा रहा है। एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बन जाएं, प्रयास यही है। शिंदे कैंप का कहना है कि लाडली बहन योजना एकनाथ शिंदे ने शुरू की और उसका फायदा महायुति को मिला। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव और दूसरे निकाय चुनाव होने हैं और एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने पर उसमें महायुति को फायदा मिलेगा। हालांकि शिवसेना के विधायक दल की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे से जब मुख्यमंत्री का सवाल किया गया तो उन्होंने टाल दिया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। शिंदे भले ही खामोश हों, लेकिन उनके कैंप के नेता मुखर होकर ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये हमारा तो विचार है, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर जो नेता तय करेंगे, हमारे तीनों नेता जो मान्य करेगा, महाराष्ट्र का विकास करेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। सीएम के नाम का ऐलान होने तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। गठबंधन में ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए, तो शिंदे कैंप का कहना है कि उनकी योजनाओं की वजह से ही महायुति को जीत मिली है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए। अब देखना है कि महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठता है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। संसद के शीतकालीन सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत हो गई। वक्फ बिल सहित कई मुद्दों पर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी कर दी और इसके पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है, वो सदन में कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से
कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। वक्फ बिल समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने वक्फ के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी पर उनकी बात नहीं सुनने के भी आरोप लगाए। ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ को खत्म करने के लिए और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं और उतना ही मकसद है सरकार का। जब तक स्टेक होल्डर से सही तरीके से उनके व्यूज ना लिए जाएं, उनके जो सजेशंस ना लिए जाएं, तो बेमानी होगी। तो बढ़ेगा समय बढ़ना चाहिए, वरना तो ये बेमानी है। मोदी जी की बुलडोजिंग है हर तरफ। ये इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं देने सकता है, तो ये रिपोर्ट फॉल्टी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो स्पीकर साहब के सुनने के बाद बोला कि आप लोग को जो भावना है वो भावना को हम लोग रिस्पेक्ट किया है, हाँ, तो टाइम उन्होंने बढ़ा देंगे। सरकार ने जेपीसी को रिफर किया है बिल, और अगर जेपीसी को रिफर किया है तो जेपीसी की रिपोर्ट के बगैर सरकार कोई बिल कैसे ला सकती है? हमारा तो सिंपल सा सवाल यही है। 100 पन्नों पर मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया है और मैं अभी बीजेपी को और एक्सपोज करूंगा देश की जनता के सामने। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल पास करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसे किसी भी हालत में रोकने पर आमादा है। वक्फ बिल पर विपक्ष में हलचल है और इसकी एक वजह महाराष्ट्र में जीत के बाद पीएम मोदी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में वक्फ कानून का कोई जिक्र नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लोकसभा से राज्यसभा तक संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कई मुद्दों पर हंगामा करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा अभी भी जारी है। उनकी हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नेता से लेकर बॉलीवुड के स्टार तक इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और यात्रा के दौरान संभल हिंसा का जिक्र करते हुए हिंदुओं को एक चेतावनी भी उन्होंने दे दी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की होड़ में है। ऐसे में हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी और एक बार फिर से हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। तो हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। दिशा में जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का 5वां दिन रहा और ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। गुरुवार 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हालात यह है कि यात्रा के इंतजार में लोग झंडों के साथ सड़क किनारे खड़े घंटों जयकारा कर रहे हैं और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा नजर आती है, पूरे जोश के साथ लोग यात्रा में जुट जाते हैं।
इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री खुद मिल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महोबा के अलीपुरा पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भीड़ ने बाबा को घेर लिया और बाबा ने भी लोगों के मन की बात कहकर उनका दिल जीत लिया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है ऊ वालों का, आज से इसका नाम हो गया। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीपुरा का नाम बदलकर हरिपुरा करने का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदू एकता यात्रा का कुल रूट 160 किलोमीटर का है, जो 9 दिनों में पूरा होगा। आज 5वां दिन था और आज से ठीक चौथे दिन 29 नवंबर शुक्रवार को निवाड़ी के ओरछा धाम में यात्रा का समापन हो जाएगा। 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा के दौरान कुल 9 पड़ाव हैं, जिसमें आखिरी और 9वां पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। यह हिंदू एकता यात्रा का पहला चरण है और इसके बाद और भी चरणों में यात्रा की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की है और बताया है कि यात्रा का मकसद पूरा जरूर होगा। आपने यात्रा निकाली, अभी फर्क पड़ रहा है। दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है और व्यापक पड़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे बार बार। एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है, तब हथियार बनता है। बाबा की पदयात्रा में बॉलीवुड, भोजपुरी और रेसलिंग के दिग्गज ने शिरकत की। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी पदयात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा को संजय दत्त ने समर्थन दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। तो बाबा की यात्रा जारी है और इस यात्रा को न सिर्फ आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, बल्कि अलग अलग विचारों वाले दलों के नेता भी एकता यात्रा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूरे 16 साल के बाद पर्थ की धरती पर भारत की ऐतिहासिक जीत, वो जीत जिसने पर्थ में कंगारुओं का घमंड तोड़कर रख दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने पहले टेस्ट में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत की शानदार जीत से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्थ में लहराया तिरंगा, टूट गया पर्थ का घमंड। अपने घर पर ढेर हुई ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं की निकल गई हेकड़ी। घर में घुसकर मारने का मजा कोई जसप्रीत बुमराह से पूछे, ताल ठोककर विरोधी गेंदबाजों को पीटना कोई यशस्वी जायसवाल से सीखे, आंखों में आंखें डालकर ऑस्ट्रेलिया को पीटना कोई विराट से सीखे, और ये सब कुछ एक साथ एक मैदान पर हो जाए तो उसका मजा कोई भारतीय क्रिकेट फैंस से पूछे। पर्थ के मैदान पर वैसे तो टेस्ट मैच जीतना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का वो अभेद्य किला है जहां वो ना के बराबर हारते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने इसी पर्थ के मैदान में कंगारुओं का दम निकलते देखा जब भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट में बुरी तरह से मात दे दी है। 295 रन से मिली बड़ी जीत, वो भी पर्थ के मैदान पर, तो उसके मायने भी बदल जाते हैं। पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराना उनका अभिमान तोड़ने जैसा है। भारतीय टीम को इसीलिए सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में दिया गया ताकि वो अपने अभिमान के दम पर भारत को पटकनी दे पाएं। पर भारतीय टीम के इरादे कुछ और थे। वैसे जब जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना अभिमान दिखाने की कोशिश की तो भारतीयों ने उनका अभिमान को पर्थ में चकनाचूर किया।
फिर वो चाहे वाका का मैदान हो या ऑप्स की पिच। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम का फोटो सेशन, हर खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान और आखिरी विकेट के गिरने का सेलिब्रेशन ये बताने के लिए काफी है कि 16 साल बाद पर्थ के मैदान पर मिली जीत कितनी खास है। पहली पारी में टीम इंडिया सिर्फ 150 रनों पर ऑल आउट हो गई तो लगा था कि हार मुंह खोले सामने खड़ी है, लेकिन फिर गेंदबाजी में कमाल करते हुए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया में कॉन्फिडेंस आया। फिर दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 481 रन बोर्ड पर लगाए और पारी घोषित कर दी। पारी घोषित करने के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का लक्ष्य पेश किया। रन चेज में ऑस्ट्रेलिया 238 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इस तरह चौथे दिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की बड़ी साझेदारी, जायसवाल की 161 रनों की पारी और किंग कोहली ने मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का अभिमान चूर चूर हो चुका है। पर्थ के ऑप्स मैदान पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया टेस्ट हार चुकी है। लगातार 4 टेस्ट जीतने वाली कंगारू टीम का विजय रथ भारत ने रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी राजस्थान बॉर्डर की चेकपोस्ट पर एंट्री के नाम पर ट्रक ड्राइवर से वसूली करने के आरोप फिर से लगे हैं। ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट चालकों ने बॉर्डर पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। हालात इस कदर खराब हैं कि अवैध वसूली के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ मारपीट तक की बात कही जा रही है। और वसूली के खिलाफ एमपी राजस्थान बॉर्डर पर ट्रक चालकों ने लंबा जाम लगा दिया। क्या पत्ती हम लोगों की, क्या पत्ती हम लोगों की भैया रुपए बोलते हैं और फिर इधर आके जब बॉर्डर में आते हैं अपन तो फिर वो 1500 रुपए लेते हैं। या तो फिर बॉर्डर चालू करो या तो फिर बंद करो। तो एंट्री ले रहे हैं 1000 रुपए। कौन ले रहा है ये? आईटीओ वाले ले रहे हैं। मतलब वो आईटीओ में कौन था विभाग? अब आईटीओ में कौन है वो तो मेटे में कौन है ये हमारे को पता थोड़ी। वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। राजस्थान बॉर्डर की चेकपोस्ट पर एंट्री के नाम पर एक बार फिर वसूली के आरोप लगे हैं। ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट चालकों ने बॉर्डर पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। वो क्या अवैध वसूली कर रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं कभी किसी गाड़ी वाले से बोलते 1000 दे दो, किसी से बोलते 2000 दे दो। कौन लोग मांग रहे हैं पैसा? वो आईटीओ साहब मांगते हैं। वसूली के खिलाफ एमपी राजस्थान बॉर्डर पर ट्रक चालकों ने लंबा जाम लगा दिया। एक महिला अधिकारी से ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट चालक अवैध वसूली की शिकायत करते नजर आए। मैडम रसीदें नहीं दे रहे। रसीदें मिल रही है मैडम, पर सभी की गलतियां है। सभी को रसीदें दे रही, सभी की तो है मैडम। आपने सभी का नियम बना रखा है 3000 रुपए की रसीद काटने का। 3 रखा है। हम तो यही रहते हैं, हमने देखा है। मैं यही का हूँ भोजपुर का। 6 गाड़ी की गाड़ियाँ 300 देखा है। 300 मैडम आपने रोड पे काम किया, सरकार को बोलो बॉर्डर चालू करे। आरोप है कि चेक पोस्ट बंद है तो फिर क्यों वसूली की जा रही है। उधर पुलिस का दावा है कि चेकिंग बंद नहीं हुई। अगर चेक पोस्ट बंद है तो क्यों ये वसूली की जा रही है। रात के अंधेरे में वसूली से ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। राजगढ़ से राहुल विजय के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।